चाहे आपको पेंट बनाना हो या एक्सप्लोसिव्स, फेस क्रीम बनानी हो या मेडिसिन्स, या फिर आपके फार्म के लिए पेस्टिसाइड्स बनानी हो या डिटर्जेंट, और इतना कुछ करने के बाद अपने हाथों को अगर सैनिटाइज भी करना हो तो दीपक नाइट्राइट इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। वेलकम टू फिंटेस्टिक। मैं हूं आश्रय अग्रवाल और आज हम दीपक नाइट्राइट की कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में समझेंगे कंपनी के बिजनेस, इंडस्ट्री, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फ्यूचर आउटलुक और कंपेयर करेंगे दीपक नाइट्राइट को उसके पीयर्स के साथ। सब कुछ जानने के लिए बने रहिए वीडियो में एंड तक। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। दीपक नाइट्राइट मेनली दो बिजनेसेस में काम करता है, इंटरमीडिएट केमिकल्स और फिनॉल्स। इंटरमीडिएट केमिकल्स वो होते हैं जो किसी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के अर्ली स्टेजेस में यूज किए जाते हैं, और फिनॉल्स एक एरोमेटिक केमिकल है जो एंटीसेप्टिक होता है। इसको फिनाइल मत समझ लेना, दोनों में सिर्फ एक ऑक्सीजन का फर्क होता है। फिनॉल मुंह साफ करने के यूज में आता है और फिनाइल टॉयलेट। कंपनी के लगभग सभी प्रोडक्ट्स हाईली वॉलेटाइल हैं और इसी वजह से जून 2022 में कंपनी की गुजरात की एक फैसिलिटी में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था। केमिकल्स उस ब्लास्ट में और कैटलिस्ट का काम किए थे। कंपनी इंश्योरेंस क्लेम कर रही है और वो फैसिलिटी 2022 के एंड तक वापस 100% यूज में आ जाएगी। दीपक नाइट्राइट एक 50 साल पुरानी कंपनी है जो इंडिया की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सोडियम नाइट्राइट और सोडियम नाइट्रेट की, और फिनॉल और एसीटोन की भी। कंपनी ग्लोबली टॉप 3 प्लेयर्स में आती है ज़ाइलेडाइंस और ऑक्साइम्स की मैन्युफैक्चरिंग में। ये दोनों ही डाइज में यूज किए जाते हैं। कंपनी के लगभग 30 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें 45 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है और उनके 56 से ज्यादा इंडस्ट्रियल यूजेस भी हैं। कंपनी के 1000 से ज्यादा बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स भी हैं जिसकी लिस्ट हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 27,000 करोड़ रुपीस पे है। कंपनी बहुत कम डिविडेंड पे करती है, सिर्फ 0.35% का। 20 डे अगर डिलीवरी एवरेज भी देखें तो बहुत अच्छा नहीं है, और कंपनी का बीटा भी बहुत हाई है। इसका मतलब निफ्टी के कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा मूव करता है। कंसोलिडेटेड बेसिस में कंपनी का पीई 27.08 है, जबकि 5 ईयर पीई रेंज 10 से 93 है। तो करेंटली कंसोलिडेटेड बेसिस में काफी लो है, लेकिन स्टैंड अलोन बेसिस में करेंटली ये 60 के आसपास स्टैंड करता है, जो कि काफी हाई है। सेक्टर का पीई लगभग 40.79 पे है। बुक वैल्यू लगभग 244 रुपीस पे है। प्राइस टू बुक वैल्यू 8.11 टाइम्स है। फेस वैल्यू स्टॉक की 2 रुपीस है। चलिए अब केमिकल्स की इंडस्ट्री एनालिसिस करते हैं। इंडिया का करंट ग्लोबल मार्केट शेयर 4% पे है, जो 2026 तक 6% को क्रॉस करेगा। इसका मतलब है 15 से 20% की रेवेन्यू ग्रोथ कंपनीज के लिए। आप इस चार्ट में देख सकते हैं इंडिया का कंटिन्यूसली डोमेस्टिक केमिकल मार्केट साइज इंक्रीज हो रहा है और बहुत अच्छे रेट से 9.3% के CAGR से इंक्रीज हो रहा है। करंटली ग्लोबल केमिकल इंडस्ट्री $5,000 बिलियन की इंडस्ट्री है, जिसमें से चाइना का मार्केट शेयर 39% है, यूरोपियन यूनियन का 15%, यूएसए का 13% और इंडिया का सिर्फ 4%। टोटल केमिकल इंडस्ट्री का 80% कमोडिटी केमिकल्स हैं और 20% स्पेशलिटी केमिकल्स। ग्लोबल केमिकल इंडस्ट्री 6.2% के CAGR से ग्रो कर रही है और इंडिया की केमिकल इंडस्ट्री 9.3% के CAGR से। 2025 तक इंडिया में 8 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में। इंडिया में स्पेशलिटी केमिकल्स 22% कॉन्स्टिट्यूट करती है टोटल केमिकल इंडस्ट्री का, और स्पेशलिटी केमिकल्स 12% के CAGR से ग्रो कर रही है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि इंडिया कितना ज्यादा कंटिन्यूसली इंपोर्ट पे रिलाय कर रही है और एक्सपोर्ट्स उतनी तेजी से नहीं ग्रो कर रहे। चलिए अब दीपक नाइट्राइट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का लोकेशन देखते हैं। तो सारे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगभग पोर्ट के आसपास लोकेटेड हैं, जो एक बहुत अच्छी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी कंपनी को प्रोवाइड करता है। कंपनी के टोटल 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, 30 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, 1000 से ज्यादा कस्टमर्स हैं और 45 कंट्रीज से ज्यादा में एक्सपोर्ट किया जाता है। चलिए अब दीपक नाइट्राइट के बिजनेस सेगमेंट्स को समझते हैं। तो सबसे बड़ा सेगमेंट कंपनी का फिनोलिक्स है, जो कि रेवेन्यू में 61.94% कंट्रीब्यूट करता है और ईबिट में 56.46% कंट्रीब्यूट करता है। इसमें मेनली कुछ एक प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे क्यूमीन, फिनॉल, एसीटोन और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्यूमीन एक थिनर होता है, फिनॉल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एसीटोन एक सॉल्वेंट होता है और ये एक हैंड सैनिटाइजर होता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इनके यूजेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। लैमिनेट, प्लाईवुड इंडस्ट्री में, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन में और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में फिनोलिक्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। दूसरी कैटेगरी है परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स की, जिसमें ब्राइटनिंग एजेंट्स को यूज किया जाता है और ये पेपर, डिटर्जेंट, टेक्सटाइल्स और कोटिंग एप्लीकेशंस में ज्यादा यूज किया जाता है। इसका बहुत कम कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू में, सिर्फ 7.64% का, और ईबिट में सिर्फ 6.41 का। फाइन और स्पेशलिटी केमिकल्स में ज़ाइलेडीन्स, ऑक्साइम्स, क्यूमिडाइंस और स्पेशलिटी एग्रोकेमिकल्स आते हैं, जिसका एग्रीकल्चरल में यूज होता है, कलर्स और पिगमेंटेशंस में, डाइज में और फार्मास्यूटिकल्स में यूज होता है। रेवेन्यू के मामले में ये 12.22% का कंट्रीब्यूशन देता है
और ईबिट में ये 16.76% का कंट्रीब्यूशन देता है। आखिरी कैटेगरी है बेसिक इंटरमीडिएट केमिकल्स की, जिसमें सोडियम नाइट्रेट, फ्यूल एडिटिव्स और नाइट्रिक सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह बनाए जाते हैं। इनका यूसेज कलरेंट्स, पेट्रोकेमिकल्स, रबर, एग्रोकेमिकल्स और एक्सप्लोसिव्स में यूज किया जाता है। इसका कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू में 18.20% का है, जबकि ईबिट में कंट्रीब्यूशन 20.37% का है। चलिए दीपक नाइट्रेट का रेवेन्यू स्प्लिट देखते हैं। तो कंपनी को लगभग डोमेस्टिक मार्केट से 78% का रेवेन्यू जनरेट होता है और एक्सपोर्ट से 22% का। FY22 में डोमेस्टिक रेवेन्यू 71% से ग्रो हुआ है और एक्सपोर्ट्स 20% से ग्रो हुआ है। कंपनी को सबसे ज्यादा डिमांड आती है एशिया से, उसके बाद आती है यूरोप से, फिर यूएसए से और बाकी की कंट्री से सिर्फ 2% आता है। चलिए अब दीपक नाइट्रेट के बिजनेस सेगमेंट्स का परफॉर्मेंस पे एक नजर डालते हैं। तो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY23 में एडवांस्ड इंटरमीडिएट्स का 39% से रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, जबकि ईबिटडा सिर्फ 2% से इंक्रीज हुआ। ये ईबिटडा इतना कम इंक्रीज इसलिए हुआ क्योंकि जो इनपुट रॉ मटेरियल्स हैं उनके प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए। मेजरली यहाँ पे रॉ मटेरियल जो भी कंपनी यूज करती है वो और कोल, इनकी वजह से और इन्फ्लेशन की वजह से मार्जिन्स में बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ। चलिए फेनोलिक्स का भी परफॉर्मेंस देखते हैं। तो फर्स्ट क्वार्टर FY23 में ये रेवेन्यू 33% से इंक्रीज हुआ, लेकिन ईबिटडा 31% से फॉल हुआ। ये भी इसलिए हुआ क्योंकि Q1 ऑफ FY22 में एसीटोन के प्राइसेस एक्सेप्शनली हाई थे, जिस वजह से कंपनी को बहुत मोटा मुनाफा हुआ था। लेकिन इस बार प्राइसेस रिड्यूस हुए और रॉ मटेरियल के प्राइसेस और कोल के प्राइसेस की वजह से ईबिटडा पे बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला। चलिए अब दीपक नाइट्रेट के फाइनेंशियल ओवरव्यू पे एक नजर डालते हैं। तो 5 ईयर CAGR पे रेवेन्यू लगभग 36.10% से ग्रो हुआ है, जो कि एक मैसिव इंक्रीज है। ईबिटडा भी 50.01% से इंक्रीज हुआ है, अगेन बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। पैट का उनसे भी अच्छा है, 61.76% का 5 ईयर CAGR पे। EPS भी अगर देखें तो ये भी 56.95% के CAGR से ग्रो हुआ है पिछले 5 सालों में। डिविडेंड भी कंटिन्यूअसली कंपनी इंक्रीज करती जा रही है और ये भी 42.29% के 5 ईयर CAGR पे ग्रो हुआ है। नेटवर्थ की भी अगर बात करें तो ये भी 36.10% से ग्रो हुआ है। फिक्स्ड एसेट्स भी 27.05% से ग्रो हुए हैं, जो कि पिछले 4 सालों में ग्रो नहीं हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा जंप था, जिसकी वजह से टोटल CAGR पे बहुत बड़ा जंप देखने को मिल रहा है। नेट डेट टू इक्विटी की बात करें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और इनके पास करेंटली कोई भी डेट नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात करें तो पिछले 3 सालों में थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत अच्छे नंबर पे ये स्टैंड करता है 38% पे। ROCE की अगर बात करें तो ये भी बहुत ही अच्छे नंबर पे है 40% पे। चलिए दीपक नाइट्रेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स की लिस्ट देखते हैं। तो बहुत ही बड़े बड़े नाम है यहाँ पे, जैसे रिलायंस, HUL, बेयर्स, BASF, UPL, हेनकेल, लुपिन, डॉक्टर रेड्डी, बहुत सारे बहुत बड़े बड़े नाम है कंपनी के क्लाइंट्स लिस्ट में। चलिए दीपक नाइट्रेट के एक्सपेंशन प्लान्स पे कुछ डिस्कस करते हैं। तो रॉ मटेरियल के इन्फ्लेशन से बचने के लिए और अपने मार्जिन्स को मैनेज करने के लिए कंपनी ने कुछ की रॉ मटेरियल्स को इन हाउस प्रोड्यूस करने के लिए प्रपोजल रखा है। कंपनी अपने वेस्ट वाटर और सॉलिड वेस्ट के लिए भी कुछ केमिकल्स मैन्युफैक्चर करेगी, जो Q3 FY22 तक कमीशन कर दिया जाएगा। कंपनी ने दिसंबर 2021 में अपने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की कैपेसिटी भी एक्सपैंड की थी 30,000 टन्स पर एनम से 60,000 टन्स पर एनम तक। कंपनी का मानना है कि लैमिनेट्स और प्लाईवुड इंडस्ट्री में काफी डिमांड आ रही है और फिनोलिक्स, जो थिनर की तरह भी यूज किए जाते हैं, वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में डबल डिजिट से ग्रो करेंगे और इसके एक्सपेंशन के लिए भी कंपनी ने 700 करोड़ रुपीस एलोकेट किए हैं, जो FY23-24 तक कंप्लीट हो जाएगा। इससे लाइफ साइंसेस, पेंट्स और लेमिनेट बिजनेसेस में अच्छा खासा ट्रैक्शन मिल सकता है। इसके अलावा बोर्ड ने 1500 करोड़ रुपीस का कैपेक्स अप्रूव किया है फिनॉल और एसीटोन के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के लिए, न्यू केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म्स के लिए भी और इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट्स के लिए भी। श्रीराम फाइबर्स या SRF से भी एक बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है। 2 दिन पहले ही एक अपडेट आया है जिसमें वो 15,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने वाले हैं नेक्स्ट 5 ईयर्स में, जिसमें से 12,500 करोड़ केमिकल बिजनेसेस के लिए होगा और बाकी का इलेक्ट्रॉनिक और बैटरी केमिकल्स के लिए। अब इतना मैसिव कैपेक्स को फंड करने के लिए कंपनी को लोन लेना ही पड़ेगा, तो फंडामेंटल्स थोड़े बिगड़ सकते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म में, बट कंपनी का प्लान है 20% से ज्यादा एनुअल ग्रोथ देने के लिए अपने टॉप लाइन और बॉटम लाइन को। अगर आपने मेरा SRF का फंडामेंटल एनालिसिस नहीं देखा है तो लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा उसको देखने के लिए। चलिए अब दीपक नाइट्रेट के कुछ की रेशियोज पे एक नजर डालते हैं। तो डेबिटर्स टर्नओवर रेशियो FY21 के कंपैरिजन में FY22 में काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। सेम चीज देखने को मिल रही है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में भी,
जिसमें कंपनी लगभग 5 बार से ज्यादा साल में अपनी इन्वेंटरी को रिप्लेनिश कर देती है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत ही ज्यादा है क्योंकि कंपनी के ऊपर कोई भी बोरोइंग्स नहीं है। सेम चीज देखने को मिलेगी करंट रेशियो में भी। डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट जीरो है, कंपनी के पास कोई भी डेट नहीं है। आरओई अगर देखें तो ये भी बहुत अच्छे नंबर पे करंटली स्टैंड करता है 23.71% पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 24.9% पे है जो कि बहुत अच्छा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 24.90 पे है। अगेन बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं यहाँ पे। आइक्रा ने कंपनी की रेटिंग्स को अपग्रेड किया है। लॉन्ग टर्म में AA विथ पॉजिटिव आउटलुक रेट किया है और शॉर्ट टर्म में A1 पॉजिटिव रेट किया है। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट नंबर्स पे एक नजर डालते हैं। तो FY22 में कंपनी ने फ्री कैश फ्लो 241 करोड़ रुपीस का जनरेट किया। 5 ईयर फ्री कैश फ्लो 1195 करोड़ रुपीस का था और 10 ईयर्स में ये 1216 करोड़ रुपीस पे स्टैंड करता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कंटिन्यूसली दीपक नाइट्रेट फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है। डिविडेंड पे आउट अगर देखें तो बहुत ज्यादा कंपनी डिविडेंड पे नहीं करती है, लगभग अपने अर्निंग्स का 20% डिविडेंड पे करती है और रिमेनिंग 80% वापस री इन्वेस्ट करती है अपने बिजनेस में। 10 ईयर्स अगर सेल्स की ग्रोथ देखें तो ये लगभग 12% से ग्रो हो रहे हैं। सेम चीज प्रॉफिट की ग्रोथ अगर 10 ईयर्स पे देखें तो ये 35% से ग्रो हो रहे हैं और 5 ईयर्स पे 55% से। स्टॉक का प्राइस भी अगर देखें तो 10 ईयर्स पे 61% के CAGR से ग्रो हो रहा है, जो कि एक मैसिव ग्रोथ है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत अच्छे नंबर पे एवरेज में रहा है पिछले 10 सालों में। चलिए दीपक नाइट्रेट के बैलेंस शीट पे एक नजर डालते हैं और स्टार्ट करते हैं एसेट्स से। तो कंपनी के FY22 में प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट्स काफी ज्यादा रिड्यूस हुए हैं FY21 के कंपैरिजन में। ये मेनली कंपनी ने अपना जो लीज्ड लैंड था उसको रिवोक कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको टोटल फॉल देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की भी अगर बात करें तो ये भी काफी ज्यादा रिड्यूस हुए हैं FY21 के कंपैरिजन में और टोटल नॉन करंट लगभग 1250 करोड़ रुपीस पे स्टैंड करते हैं। करंट एसेट्स की अगर बात करें तो इन्वेंट्रीज कंपनी ने काफी ज्यादा पाइल्ड अप कर रखी है। इसमें मेजरली रॉ मटेरियल आता है इन्फ्लेशन से बचने के लिए। शॉर्ट टर्म या फिर करंट इन्वेस्टमेंट्स की भी बात करें तो बहुत ज्यादा कंपनी ने इन्वेस्ट कर रखा है शॉर्ट टर्म के लिए। सेम चीज ट्रेड रिसीवेबल्स में भी काफी ज्यादा इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जो कि अभी कंपनी को अपने डेबिटर्स से पैसा लेना है। टोटल करंट एसेट्स की वैल्यू लगभग 1400 करोड़ रुपीस पे है, जो कि बहुत अच्छी है। चलिए अब लायबिलिटीज भी देखते हैं बैलेंस शीट की। तो रिजर्व्स और सरप्लस बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए हैं FY21 के कंपैरिजन में, जो कि बहुत अच्छी बात है। टोटल करंट लायबिलिटीज देखें तो बहुत ही कम है कंपनी के पास, सिर्फ 306 करोड़ रुपीस की, जबकि करंट एसेट्स लगभग 1400 करोड़ रुपीस के हैं। चलिए अब दीपक नाइट्रेट की क्वार्टरली इनकम स्टेटमेंट देखते हैं। तो पिछले 6 क्वार्टर से कंटिन्यूसली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यूज इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट जून क्वार्टर में और प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट काफी ज्यादा डिक्लाइन हुआ है, जिसका रीजन हम रॉ मटेरियल के प्राइसेस और कोल के प्राइसेस से ऑलरेडी देख चुके हैं। ये ट्रेंड थोड़ा और टाइम तक कंटिन्यू होने के काफी हाई चांसेस हैं। चलिए अब दीपक नाइट्रेट की कैश फ्लो स्टेटमेंट पे भी एक नजर डालते हैं और स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से। तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस काफी ज्यादा इंक्रीज हुए थे FY22 में FY21 के कंपैरिजन में, लेकिन अगर आप कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देखेंगे तो FY22 में ये ऑलमोस्ट हाफ हो गए थे FY21 के कंपैरिजन में। ये इसलिए हुआ था क्योंकि वर्किंग कैपिटल चेंजेस बहुत ज्यादा थे FY22 में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पे भी अगर देखेंगे तो कंपनी ने लगभग 104 करोड़ रुपीस के प्रॉपर्टी प्लांट्स और इक्विपमेंट्स परचेज किए थे FY22 में और लगभग 303 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट्स भी परचेज किए थे। सीधा सिंपल सा लॉजिक है, अगर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्लस कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज अगर पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो कंपनी अच्छा कर रही है और कंटिन्यूसली पिछले 10 सालों में कंपनी ने बहुत अच्छे से अपने कैश फ्लो को मैनेज किया है। चलिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी से भी कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं। तो FY22 में नेट कैश यूज्ड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी लगभग 64 करोड़ रुपीस पे था, जिसमें से 14 करोड़ रुपीस के लोन लिए गए और 75 करोड़ रुपीस के डिविडेंड पे किए गए। नेट कैश फ्लो 4 करोड़ पे है, इसका मतलब जो बैंक बैलेंस है वो 4 करोड़ से इंक्रीज हो गया और लगभग करेंटली 7.5 करोड़ रुपीस पे ये स्टैंड करता है। चलिए दीपक नाइट्रेट के फोरकास्ट पे भी एक नजर डालते हैं। तो एनालिस्ट के हिसाब से स्टॉक का प्राइस नेक्स्ट 12 महीने में मैक्सिमम 20% तक फॉल कर सकता है और मैक्सिमम 60% के आसपास तक गेन भी कर सकता है। FY25 में EPS 122 रुपीस को भी टच कर सकता है, ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं। ये कोई गारंटी नहीं है, ये सिर्फ एक एस्टीमेट है। पिछले 3 सालों में से कंपनी ने मार्केट एक्सपेक्टेशन को 2 बार बीट किया है और तीसरी बार भी बहुत क्लोज था एक्सपेक्टेशंस के, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलिए दीपक नाइट्रेट का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। तो प्रमोटर्स के पास 45.72% की शेयर होल्डिंग है, जो कि 50 से थोड़ी कम है और बहुत अच्छे नहीं है। FIIs ने 9.07% का स्टेक होल्ड कर रखा है और DIIs ने 10.71% का शेयर होल्ड कर रखा है। पब्लिक के पास 34.5% की शेयर होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स ने थोड़े से एग्जिट हुए हैं और अपना स्टेक भी थोड़ा सा रिड्यूस किया है। वहीं FII
एक रिड्यूस हुआ है, लेकिन ओवरऑल स्टेक 0.31% से इंक्रीज किया है। स्क्रीन पे आप मैनेजमेंट टीम का नाम और स्टार इन्वेस्टर्स की लिस्ट देख सकते हैं। चलिए अब दीपक नाइट्राइट का एनएसई पे परफॉर्मेंस देखते हैं। तो नोट करिएगा, ये एक लॉग चार्ट है और वीकली चार्ट है। 2016 से कंटिन्यूसली स्टॉक बहुत तेजी से मूव कर रहा है और करंटली ये काफी ज्यादा फॉल कर चुका है, लगभग 30% के आसपास। इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था लगभग 3000 के लेवल पे और करंटली 1982 के लेवल पे स्टैंड करता है। मेरे हिसाब से इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1750 से 1800 के लेवल पे। स्टॉक ने लगभग 110 गुना पैसा बनाया है अपने इन्वेस्टर्स का जब से लिस्ट हुई है कंपनी। चलिए दीपक नाइट्राइट को उसके पीयर्स के साथ कंपेयर करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस स्क्रीन को या तो आप फ्रीज कर लें या फिर एक स्क्रीनशॉट ले लें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। मेजरली हम एसआरएफ, आरती इंडस्ट्रीज, सोलर इंडस्ट्रीज और दीपक नाइट्राइट के बीच में कंपैरिजन करेंगे। तो एसआरएफ का फेस वैल्यू 10 रुपीज है, जबकि आरती इंडस्ट्रीज का 5 रुपीज, सोलर का 2 और दीपक नाइट्राइट का भी 2 है। पीई लेवल पे अगर बोलें तो दीपक नाइट्राइट एक बहुत ही एक्सपेंसिव स्टॉक है। उसके बाद सोलर इंडस्ट्रीज आता है, फिर एसआरएफ और फिर आरती इंडस्ट्रीज। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से आप देखेंगे तो एसआरएफ सबसे बड़ी है। सेल्स के मामले में भी सबसे बड़ी क्वार्टरली बेसिस पे एसआरएफ ही है। आरओई और आरओसीई नंबर्स अगर देखें तो सारे ही कंपनी के बहुत अच्छे हैं एक्सेप्ट फॉर टाटा केमिकल्स। ईवी बाय ईबिटा से अगर देखें तो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव इन मेन कंपनीज में से दीपक नाइट्राइट ही है। 1 ईयर रिटर्न अगर देखें तो बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस था दीपक नाइट्राइट का फॉर वेरियस रीजंस। दीपक नाइट्राइट की सेल्स लगभग 2700 करोड़ रुपीस की है, वहीं बाकी की कंपनीज की सेल्स इससे बहुत ज्यादा है। पैट भी दीपक नाइट्राइट का बहुत कम है एसआरएफ के कंपैरिजन में और आरती और सोलर इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में। डेट टू इक्विटी की बात करें तो यहाँ पे दीपक नाइट्राइट एक क्लियर विनर नजर आती है, जहां पे इसके पास कोई भी डेट नहीं है। बाकी की लगभग सभी कंपनीज के पास काफी हाई डेट है। सेल्स ग्रोथ की अगर बात करें तो दीपक नाइट्राइट की सेल्स ग्रोथ लगभग 15% से ग्रो हो रही है पिछले 5 सालों में। सेम चीज 5 इयर्स अगर प्रॉफिट की ग्रोथ देखें तो ये 54% से ग्रो हो रही है, जो कि सेकंड बेस्ट है आफ्टर लिंडे। नेट प्रॉफिट मार्जिन की भी अगर बात करें तो दीपक नाइट्राइट का बहुत ही अच्छा मार्जिन परसेंटेज है। चलिए अब कंक्लूड करते हैं। अगर आपको मेरी रिसर्च पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कंपनी के फंडामेंटल्स अगर देखें तो बहुत ही अच्छे हैं। 10 साल के परफॉर्मेंस पे सेल्स 3 टाइम्स ग्रो हुई है और प्रॉफिट लगभग 20 टाइम्स से ज्यादा इंक्रीज हुआ है। रेशियोज भी काफी हेल्दी हैं और डेट भी नहीं है कंपनी पे। इंडस्ट्री भी बहुत ग्रोइंग है और फ्यूचर आउटलुक भी काफी ब्राइट लग रहा है। कंसर्न्स में 2 ही मेजर हैं, एक रॉ मटेरियल के प्राइसेस जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया और दूसरा है कंपनी के प्रोडक्ट्स जो हाईली एक्सप्लोसिव हैं नेचर में। फ्यूचर में अगर कोई भी बड़े ब्लास्ट होते हैं जिसमें बहुत लोगों की लाइफ का अगर रिस्क होता है तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वैल्यूएशंस अगर देखें तो जनरली केमिकल स्टॉक्स हाई वैल्यूड स्टॉक्स होते हैं और दीपक नाइट्राइट भी कोई एक्सेप्शन नहीं है और काफी एक्सपेंसिव स्टॉक है, जो अपने पीई रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू, ईवी बाय ईबिटा से पता चल रहा है। कंपनी के बिजनेस ग्रोथ, वैल्यूएशन और पास्ट को देख के मैं इसको 8 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। कमेंट्स में जरूर बताइए आपको क्या लगता है दीपक नाइट्राइट के बारे में और क्या आपने डिस्काउंट का फायदा उठाया। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट करें। थैंक यू।